हाय स्टूडेंट, आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनामिक्स का एक टॉपिक है कार्नोट इंजन पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कार्नोट इंजन क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या है। इस लेक्चर में हम लोग बच्चों कि इसका पूरा थ्योरेटिकल और पूरा मैथमेटिकल हम लोग करेंगे, और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम लोग कार्नोट इंजन, हीट इंजन और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कार्नोट इंजन क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है, कितना वर्क डन होगा, क्या इफिशियंसी होगा, सारी चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो देखो ये जो कार्नोट इंजन है तो 1824 में फ्रेंच इंजीनियर एक कार्नोट थे, सडी कार्नोट। वो क्या किए थे, एक ऐसे थ्योरेटिकल इंजन के बारे में बताए थे जिसको प्रैक्टिकली क्या है आपका डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं, उसको बस थ्योरेटिकली क्या है उसको एनालाइज किया गया, ठीक है। तो ये जो है कार्नोट इंजन, इसका एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको कुछ इसका कंस्ट्रक्शन समझना पड़ेगा, ये कैसे बनता है। तो देखो कार्नोट इंजन को बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक सिलेंडर, एक सोर्स, एक सिंक और एक इंसुलेटिंग स्टैंड। जैसे सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर किस तरह से होगा, जैसे मान लो यहाँ पर सिलेंडर हम लोग बनाए हैं, इस सिलेंडर का वाल्स होगा। तो ये जो वाल्स है सिलेंडर का, ये परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होगा बच्चों। ये जो वाल्स है परफेक्टली नॉन कंडक्टिंग होगा, इसका मतलब इससे ना तो हीट आ सकता है ना तो यहाँ से हीट जा सकता है। साथ ही साथ इसका जो पिस्टन है ये फ्रिक्शनलेस है, मतलब ये मूव करेगा, जो मूव करेगा ऊपर नीचे, ठीक, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। और ये भी इंसुलेटिंग है, यानी यहाँ से भी हीट ऊपर से भी नहीं निकल पाएगा। इसका बेस जो है ये वाला, बस ये कंडक्टिंग है। और साथ ही साथ कि हम लोग सोर्स लिए, सोर्स किसको कहेंगे, एक तरह का रिजर्वायर है, क्या है आपका, एक ऐसा जगह है जहाँ से अगर हीट हम लोग लेते भी हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। समझो ये, अगर मान लो सी है तो सी में से अगर कुछ पानी हम लोग ले भी लेते हैं, वाटर निकाल भी लेते हैं, तो क्या होगा, उसका पानी के लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से सोर्स एक ऐसा रिजर्वायर है, मान के चलते हैं हम लोग हाइपोथेटिकली, जहाँ से हीट लेंगे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लेट्स से टेम्परेचर क्या है, T1, जो कि कांस्टेंट रखना है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या किए, एक इंसुलेटिंग स्टैंड लिए। यहाँ इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब क्या है, जब इस पर रख देंगे तो इसका बेस से कोई हीट रिलीज नहीं होगा। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक सिंक लिए। सिंक मतलब ये भी एक रिजर्वायर है, यहाँ कितना भी अमाउंट ऑफ हीट दे देंगे तो इसका टेम्परेचर मान के चलेंगे कि कांस्टेंट है, जो कि T2 हम लोग माने। लोअर टेम्परेचर पे होगा, सोर्स हाई टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। यानी यू कैन राइट हेयर दैट इज T1 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T2, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमारा ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगा और हम लोग बना लेंगे। अब कैसे कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जो हमारा सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोर्स के पास रखेंगे। और जैसे सोर्स के पास रखेंगे, सोर्स के ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा, हीट जाएगा इसमें, क्योंकि बेस कंडक्टिंग है। और जैसे इसमें हीट जाएगा तो ये एक्सपेंशन होगा, पिस्टन क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, ये जो सिलेंडर है उसको हम लोग इसको ये स्टैंड पर रखेंगे, इंसुलेटिंग स्टैंड पे। तो अब तो हीट जाएगा नहीं, तो क्या होगा, अभी भी एक्सपेंशन होगा लेकिन एडियाबेटिकली होगा, जो हीट पहले से दे चुके हैं उसकी वजह से एक्सपेंशन होगा। फिर इसको हम लोग सिंक पे रखेंगे, तो अब क्या होगा, सिंक क्या होगा, तो सिंक में हीट देना है तो फिर कंप्रेशन होने लगेगा, लेकिन कंप्रेशन होगा आइसोथर्मली। फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखेंगे, तो फिर कंप्रेशन होगा एडियाबेटिकली, और फाइनल स्टेट जो है इनिशियल स्टेट की इक्वल हो जाएगा। ऐसा मान के चलेंगे हम लोग, ठीक। एक्चुअल प्रैक्टिस में ये पॉसिबल नहीं है कि जितना 100% रिवर्सिबल हो, लेकिन यहाँ पे रिवर्सिबल होता है, इसलिए तो हाइपोथेटिकल ये इंजन है, ठीक है। तो अगर हम लोग अब बात करें कार्नोट साइकिल क्या होता है, तो जो कार्नोट इंजन है वर्क्स करता है ये साइक्लिक प्रोसेस पे है, और इसमें हम लोग 4 स्टेप देखेंगे, 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और ये मिला करके कहलाता है कार्नोट साइकिल, ठीक है बच्चों। ये 4 प्रोसेस कौन कौन इन्वॉल्व होता है, तो सबसे पहला है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कब हुआ था, जब हम लोग ये जो सिलेंडर है इसको रखे थे सोर्स के ऊपर। फिर उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन कब हुआ था, जब हम लोग इसको रखे थे इंसुलेटिंग स्टैंड पे। फिर क्या किए, सोर्स को ये
जो सिलेंडर है उसको सिंक पे रखेंगे तो कंप्रेशन होगा, आइसोथर्मली फिर से उठा करके हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड पर रखेंगे तो कंप्रेशन होगा। इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कितना वर्क डन होगा इस दौरान। चूँकि इस तरह से है, इस तरह से देखो, अगर इंडिकेटर डायग्राम देखें, पीवी कर्व पे हम लोग देखें, इसको इंडिकेटर डायग्राम बोलेंगे। तो देखो ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सी टू डी कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मली, डी टू ए कंप्रेशन हो रहा है एडियाबैटिकली। तो ए से बी जब जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होगा, प्रेशर चेंज होगा, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है आपका आइसोथर्मल है। बी टू सी में क्या होगा, सारी चीज़ चेंज होगा, इसमें भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा सी टू डी में, और डी टू ए में फिर से एडियाबैटिक हो जाएगा। तो बच्चों ए से बी अगर वर्क डन निकाले तो हम लोग जानते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये चेंज हुआ नहीं तो डेल्टा यू जीरो, और जब डेल्टा यू जीरो होगा तो हम लोग जानते हैं FLT से Q बराबर डेल्टा यू प्लस W, यानी ये जीरो है, इसका मतलब Q की डायरेक्टली वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ राइट डाउन कर सकते हो कि मान लो Q1 हीट लिया सोर्स से, तो Q1 जो कि W1 के बराबर हो जाएगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग क्लास में पढ़े हैं कि जो आइसोथर्मल कर्व प्रोसेस होता है उसमें वर्क डन कितना होता है, तो nRT ln V2/V1। और यहाँ पर N1 मोल लिए थे सिलेंडर गैस के अंदर, जो है सिलेंडर के अंदर जो गैस लिए थे बच्चों हम लोग 1 मोल लिए थे, इसलिए N का वैल्यू 1 रख दो, तो RT ln V2/V1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर वर्क डन निकाले BC कर्व के लिए तो ये एडियाबैटिक है, तो यहाँ पर हम लोग राइट डाउन करेंगे कि W2, यहाँ पे कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा इसलिए Q1 की बात ही नहीं है, Q2, तो RT2 माइनस RT1/1 माइनस गामा, यहाँ पर अगर R कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा T2 माइनस T1/1 माइनस गामा। ठीक है, C2D क्या है, कंप्रेशन हो रहा है, तो अगर माइनस लगा देंगे तो इनिशियल बाय फाइनल वॉल्यूम करेंगे, और प्लस लगाएंगे तो फाइनल बाय इनिशियल करेंगे, याद रखना ये चीज़। और यहाँ भी W2, अब यहाँ तो हीट लिया नहीं था B2C में, C2D में क्या है आपका हीट जो होगा Q2। ठीक है, तो माइनस RT2 ln V3/V4। ये कब हो रहा है, जब हम लोग इसको हमारा सिंक पे रखे हैं, सिलेंडर को हम लोग सिंक पे, यानी हीट दे दिया तो नेगेटिव आ गया, तो V3/V4 ln V3/V4। इसी तरह से D2A में देखें तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो 8 फाइनल टेम्परेचर के देखो यहाँ फिर से T1 हो गया माइनस T2, इस तरह से लिखेंगे हम लोग, तो RT1 माइनस T2/1 माइनस गामा। तो देखो ये W4 और यहाँ पे W2, देखो बच्चों W2 अगर ये दोनों को बात करें तो ये दोनों वैल्यू सेम है, डायरेक्ट साइन अपोजिट है। तो अगर टोटल वर्क डन निकालें तो W1 W2 W3 W4, और W2 W4 क्या है, सेम ही है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन जो होगा इस साइक्लिक प्रोसेस में, कार्नोट साइकिल में, हो जाएगा W1 प्लस W3, और W1 किसके इक्वल है, Q1, W3 जो है माइनस Q2 है, इसको राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से Q1 माइनस Q2 हो जाएगा RT1 ln V2/V1 माइनस RT2 ln V3/V4। अब यहाँ से हम लोगों को जो 4 वेरिएबल है उसको कुछ कम करना पड़ेगा। इसके लिए देखो कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अगर B और C पॉइंट देखें यहाँ पे, तो B और C सेम एडियाबैटिक कर्व पे है BC, तो हम लोग लगा सकते हैं यहाँ, ये हम लोग जानते हैं कि TV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, TV पे पावर गामा माइनस 1 कांस्टेंट होगा। ये भी जानते हैं आप लोग, PV पे गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसी से ड्राइव किया गया ये चीज़। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला कंडीशन लगाएंगे कि TV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर B पे देखें तो T1 है, वॉल्यूम V2 है, पावर गामा माइनस 1। अगर C पे देखें तो T2 टेम्परेचर है, वॉल्यूम V3 है, गामा माइनस 1। तो यहाँ T2/T1 उधर डिवाइड कर दिए, तो यहाँ आ जाएगा V2/V3, और पावर सेम है तो दोनों को ऊपर कर लिए। फिर इसी तरह से AD करो, देखो AD, A और D दोनों सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं, तो यहाँ भी लगा सकते हैं कि T1 V1 पे पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू जो A पे है स्टेट, थर्मोडायनेमिक स्टेट वो लिखेंगे, जो B पे है और D पे है उसको लिखेंगे। तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, T2/T1 V1/V4 पावर गामा माइनस 1।
तो देखो लेफ्ट इक्वेशन 1 और 2 को, अगर इक्वेशन 1 और 2 को देखें तो सेम है लेफ्ट में, तो राइट में क्या आएगा, सेम आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं V2/V3 गामा -1 इक्वल टू V1/V4 पावर गामा -1। पावर सेम है तो बेस क्या होगा, सेम होगा। तो V2/V3 इक्वल टू V1/V4। और यहाँ हम लोग थोड़ा सा अरेंज करते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, V1 को यहाँ कर दिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, V3 को यहाँ, यानी V2/V1 इक्वल टू V3/V4। अब बच्चों टोटल वर्क डन कितना निकाले थे हम लोग, Q1 माइनस Q2, जो कि हो जाएगा RT1 ln V2/V1 माइनस RT2 ln V3/V1। अब यहाँ देखो R ln V2/V1 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लिए T1 माइनस T2, तो RT1 माइनस T2 ln V2/V1 यहाँ पे आ गया। तो वर्क डन हो जाएगा Q1 माइनस Q2, जो कि इतना आ चुका है। ठीक है, इतना हम लोग फाइंड कर लिए। अब बारी है इफिशियंसी निकालने की। तो इफिशियंसी क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट। तो आउटपुट कितना वर्क आया, ये तो आउटपुट ही है, तो आउटपुट RT1 माइनस T2 ln V2/V1। और इनपुट कितना हीट लिया था सोर्स से, तो Q1 लिया था। तो Q1 को कैसे लिखे थे, RT1 ln V2/V1। देखो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो RT ln V2/V1। तो यहाँ पे जो होगा बच्चों, देखो ये ln V2/V1 ln V2/V1 दोनों तरफ है, नोमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा। तो T1 माइनस T2/T1 इस तरह, और यहाँ पर डिवाइड कर दें इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा T1/T1 माइनस T2/T1 इक्वल टू T1 1 हो जाएगा माइनस T2/T1। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2/T1। अगर हम लोग परसेंटेज इफिशियंसी चाहिए तो क्या होगा, हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या होगा, परसेंटेज इफिशियंसी इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 इंटू 100। अगर मान लो अगर मान लेते बच्चों जो है T2 जो कि किसका टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स, सॉरी टेम्परेचर ऑफ सिंक। अगर T2 मान लो एग्जैक्टली 0 केल्विन हो जाए, हालांकि नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 बाई T1 इंटू 100, यानी क्या हो जाएगा, 100% इफिशियंसी हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 100% इफिशियंसी हो जाए किसी इंजन का, क्योंकि कार्नोट इंजन होता है मैक्सिमम इफिशियंसी होता है। और यहाँ पे देखो 100% कब आया, जब 0 केल्विन पे हम लोग लिए हैं सिंक को, और 0 केल्विन टेम्परेचर कभी पॉसिबल नहीं है, 0 केल्विन पे कोई भी सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से कार्नोट इंजन इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू डिजाइन। प्रैक्टिकली ये डिज़ाइन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे वाले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसका, हीट इंजन का, कार्नोट इंजन का, ये सब।